नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पूर्व सभापति राजकुमारी हिसारिया की माता श्रीमती धनी देवी हिसारिया का निधन, गाइडलाइन की पालना के तहत किया गया अंतिम संस्कार। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सहित सैकड़ों लोगों ने की संवेदनाएं व्यक्त। कोरोना के चलते हिसारिया निवास पर नहीं रखी गई शोक की बैठक। टाउन स्थित राधा स्वामी डेरा में लगाया गया वैक्सीनेशन शिविर, 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाई गई कोवैक्सीन की डोज। कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की कवायद, जंक्शन के वार्ड संख्या 6 में निकाली गई जन जागरूकता रैली। दूषित पेयजल सप्लाई से नोहर कस्बे के लोग परेशान, जलदाय विभाग के समक्ष प्रदर्शन कर की गई नारेबाजी। लॉकडाउन के चलते रेलवे स्टेशन पर पसरा सन्नाटा, गाड़ियों के पहिए थमने से रेल में सफर करने वाले यात्रियों को हो रही परेशानी। और अब समाचार विस्तार से। जिले में शनिवार को 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों का कोरोना रोधी वैक्सीनेशन किया गया। इसी क्रम में टाउन स्थित राधा स्वामी डेरा में आयोजित शिविर में लोगों को कोवैक्सीन की डोज लगाई गई। जिले में शनिवार को 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों का कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया। 28 दिन व उससे अधिक दिन पहले कोवैक्सीन की प्रथम डोज लगवाने वाले नागरिकों ने कोविड-19 वैक्सीनेशन करवाया। इसी क्रम में टाउन स्थित राधा स्वामी डेरा में वैक्सीनेशन लगाने का शिविर लगाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए राधा स्वामी डेरा कमेटी के सदस्य राजेश काराड़ा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनको 400 डोज वैक्सीन की मिली थी। शनिवार को कोवैक्सीन लगाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान सुबह से ही शिविर की शुरुआत कर दी गई। इस दौरान 400 लोगों के टीके लगाए गए। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करते हुए मानवता का धर्म निभाते हुए वैक्सीन के शिविर आयोजित किए जाएंगे। आज यहाँ राधा स्वामी सत्संग परिसर में वैक्सीनेशन का कैंप चल रहा है। इसमें कोवैक्सीन की डोज आई है। जिन लोगों को पहले एक डोज लग चुकी है, आज सेकंड डोज के लिए है। जिनको 28 दिन या उससे ज़्यादा हो गए हैं, आज सिर्फ उन्हीं को लग रही है और सेकंड डोज लग रही है। इसमें हमें आज 400 डोज दी गई है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन लगे हुए लोग आ रहे हैं, तो उन सबको पूछ के वापस भेजना पड़ रहा है। और इसमें थोड़ा सा अगर किसी तरीके का सुधार हो जाए तो इसमें थोड़ा फायदा मिलेगा। अखबारों के माध्यम से या जैसे भी एक बार पब्लिक को ये मैसेज मिल जाए कि आज कौन सी डोज आने वाली, कौन सी वैक्सीन है। कल जिला प्रशासन ने हमारे यहाँ विजिट किया, उसमें उन्होंने हमसे पूछा कि आप ऐसे और कितने सत्संगों में कर सकते हो। तो हमने उनको लिस्ट दे दी है जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं। उनके जिला प्रशासन के लोग वहाँ जाके विजिट करेंगे, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखेंगे। अगर उनको ठीक लगेगा तो फिर वो हमें वहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप लगाने के लिए बोलेंगे और हम सभी जगह करने के लिए तैयार हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, यहाँ के हमारे माहौल को, सिस्टम को देख के इम्प्रेस होते हैं लोग। और यहाँ आके मोस्टली होता तो ये है कि 99% लोग जो हैं वो हमारे सिस्टम से ही चलते हैं। लेकिन कुछ एक लोग आते हैं जो थोड़ी व्यवस्था में थोड़ा करते हैं, गड़बड़ करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम उनको भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं तो वो लोग मान जाते हैं। नगर परिषद के पूर्व सभापति तथा इलाके के प्रमुख व्यवसायी राजकुमार हिसारिया की माता श्रीमती धनी देवी हिसारिया का शुक्रवार शाम को निधन हो गया। स्वर्गीय धनी देवी हिसारिया का गाइडलाइन की पालना करते हुए कल शाम को अंतिम संस्कार किया गया। राजकुमार हिसारिया ने बताया कि वैश्विक महामारी के चलते घर पर शोक की बैठक नहीं रखी गई है।
इलाके के प्रमुख व्यवसायी स्वर्गीय बनवारी लाल हिसारिया की धर्मपत्नी तथा नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया की माता श्रीमती धनी देवी हिसारिया का शुक्रवार शाम को निधन हो गया। स्वर्गीय धनी देवी हिसारिया का गाइडलाइन की पालना करते हुए कल शाम को अंतिम संस्कार किया गया। श्रीमती धनी देवी हिसारिया के निधन पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि श्रीमती धनी देवी धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में परमात्मा के दिखाई मार्ग पर चलते हुए सदैव दीन दुखियों की सहायता करते हुए मानवता का धर्म निभाया। श्रीमती धनी देवी हिसारिया के निधन पर भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप ऐरी, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष हिसारिया, डॉक्टर भवानी सिंह एरन, वरुण बिश्नोई, राजकीय चिकित्सालय के पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP शर्मा, भंवरलाल वर्मा, जुगल किशोर गौड़ सहित सैकड़ों लोगों ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया ने बताया कि वैश्विक महामारी के चलते घर पर शोक की बैठक नहीं रखी गई है। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। हनुमानगढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति श्री राजकुमार जी हिसारिया की माताजी का देहांत पर मैं पूरे परिवार को मेरी ओर से संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। लॉकडाउन लगने के बाद अलग अलग प्रकार का काम करने वाले लगभग सभी लोग अपना मूल व्यवसाय छोड़कर सब्जी बेचने का काम करने लगे हैं। सब्जी विक्रेताओं की संख्या बढ़ने के बाद मूल रूप से सब्जी बेचने का काम करने वाले ठेला चालक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में छोटे और मंझोले दुकानदार आर्थिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। दुकानें बंद होने तथा कामकाज ठप हो जाने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति जारी रखी गई। इसके तहत गली गली में सब्जी आदि के ठेले सब्जी विक्रय करते देखे जा सकते हैं। सब्जी की अत्यधिक रेहड़ियां लगने के कारण सब्जी का कई वर्षों से काम कर रहे सब्जी विक्रेता काफी परेशान है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि जो लोग अन्य धंधों की रेहड़ियां लगाया करते थे वे सभी चाट पकौड़ी आइसक्रीम आदि का काम छोड़कर सब्जी बेचने का काम करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में पुराने सब्जी विक्रेताओं का कामकाज चौपट होकर रह गया है। सब्जी का ठेला चलाने वाले श्रमिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि फास्ट फूड, मनियारी, बर्तन, कॉस्मेटिक्स आदि का धंधा करने वालों को अतिशीघ्र अपना धंधा करने की छूट प्रदान की जाए ताकि जो लोग मूल रूप से सब्जी का काम करते थे उनका धंधा पुनः शुरू हो सके। क्या है कि सब्जी के काम में पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है, क्योंकि जो लोग पहले चाट का काम करते थे और जो भी काम करते थे वो सभी आजकल सब्जी का काम करने लग गए हैं।
जिस वजह से सब्जी वाले कम से कम 3-4 गुना हो चुके हैं और वो सभी गलियों में सब्जी बेचने जाते हैं। इस वजह से मार्केट में ग्राहक कम आ रहा है और मार्केट में ग्राहकों की बहुत कमी है और काम के अंदर कम से कम 50-60% का फ़र्क पड़ चुका है। पहले से काम आधे से ज़्यादा कम हो चुका है मार्केट के अंदर और जो भी हैं वो भी बेरोज़गार लोग हैं जो जा रहे हैं, वो भी अब क्या करें क्योंकि उनका भी रोज़गार बंद हो चुका है पूर्ण रूप से। और जो भी हैं अब उनको जब तक उनका रोज़गार नहीं खुलेगा सबके काम में ऐसे ही फ़र्क पड़ेगा। जो कि बाहर से आती थी इस टाइम उनका रेट 100 रुपये 80 रुपये किलो हुआ करता था, जो कि अब मटर का रेट 40-50 रुपये किलो है और गोभी 20 रुपये किलो है। क्योंकि पिछली मई के अंदर गोभी 100 रुपये किलो इस टाइम थी, जो कि बाहर से आती थी, दिल्ली से, इधर से मटर हैं और बाकी लोकल सब्जियां बिल्कुल ही पिट चुकी हैं। पर जैसे टिंडी, भिंडी, तोरी, करेला, ये चीज़ें 20-25 रुपये किलो की रेंज में है, टमाटर 10-15 रुपये किलो की रेंज में है, प्याज 15 रुपये किलो की रेंज में है। मार्जिन तो तब होता है जब ग्राहक होता है, अब इस टाइम क्या है कि ग्राहक है नहीं, यानी कि ऐसे समझ लो 20 या 25% ग्राहक हैं। उसमें क्या है कि 5-5, 6-6 किलो सौदा होता है। जैसे एक रेडी वाला एक आइटम को 3 जनों में डिवाइड करता है, बांटता है, जिस वजह क्या है 5 किलो, एक तो अपने 20 किलो सौदा बेचें उसमें 5 रुपये किलो मार्जिन आए तो 100 रुपये बनते हैं, एक अपने 5 किलो सौदा बेचें तो उसमें सिर्फ 25 रुपये बनते हैं भैया। 15 सालों से ये काम कर रहा हूँ सब्जी फ्रूट का। अब ये जो लॉकडाउन हुआ है इसके अंदर रेडियाँ बहुत बढ़ चुकी है, इस कारण हमारा काम बिल्कुल चौपट हो चुका है। मैं प्रशासन से आग्रह करूँगा कि आप इन गलियों में जो एक्स्ट्रा रेडी लगी है उनको बंद किया जाए। काम हमारा तो एक तरफ से बिल्कुल ही चौपट हो गया है। आज की हमारा इस टाइम 100 में से 40% भी काम नहीं है। वजह है कि रेडियाँ बदलने के कारण जो नया आदमी था वो भी रेडी लगाने लग गया, हर आदमी यही काम पकड़ लिया। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 6 में जन जागरूकता रैली निकाली गई। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रति जन जागरूकता पैदा करने की कवायद को लेकर जिला मुख्यालय पर आए दिन विभिन्न वार्डों में जन जागृति रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में शनिवार को जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 6 में जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वार्ड पार्षद सौरभ शर्मा ने बताया कि वार्ड में जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से आम जन को सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथों को बार बार सैनिटाइज करने तथा कोरोना गाइडलाइन की पालना का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान गाइडलाइन संबंधी पर्चों का भी वितरण किया गया तथा वार्ड वासियों को इस महामारी से सतर्क रहने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से केवल वैक्सीनेशन से नहीं जीता जा सकता, बल्कि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना करना अति आवश्यक है। द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान के तहत वार्ड नंबर 6 में आज कोरोना कोविड-19 विश्व महामारी के जागरूकता रैली निकाली गई है। नगर परिषद का
बहुत बढ़िया प्रयास है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क रखें, सैनिटाइज रखें, ताकि इस महामारी से दूर किया जाए। बचाव में ही बचाव है और नगर पालिका और प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। जिले के नोहर कस्बे में दूषित पेयजल सप्लाई से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के समक्ष प्रदर्शन कर नारेबाजी की। जिले के नोहर कस्बे में जलदाय विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से दी जा रही दूषित पेयजल सप्लाई से आमजन में रोष बढ़ता जा रहा है। शनिवार को नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। नागरिक सुबह से ही जलदाय विभाग पहुंचे और दूषित पेयजल को लेकर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। नागरिकों ने दूषित पेयजल के लिए स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। नहरबंदी के चलते जलदाय विभाग द्वारा कस्बे में एक दिन छोड़कर पेयजल आपूर्ति की जा रही है। नागरिकों का आरोप है कि एक दिन छोड़कर दी जा रही पेयजल आपूर्ति में भी दूषित पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। इसी मांग को लेकर शनिवार को कस्बे के नागरिकों ने जलदाय विभाग के कार्यस्थल पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। इसके बाद आक्रोशित नागरिकों ने अधिकारियों को जलदाय विभाग में बनी पानी स्टोरेज डिग्गे पर ले जाकर मौका दिखाया। मौके पर नागरिकों में अधिकारियों के मध्य एक बार फिर विवाद हो गया, जहां पर नागरिकों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पाकर मौके पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने नागरिकों से समझाइश कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके उपरांत नागरिकों व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। वार्ता के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। नागरिकों का कहना था कि पिछले कई दिनों से जलदाय विभाग द्वारा दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे आमजन में बीमारियां बढ़ रही हैं। लोगों में उल्टी, दस्त व पेट दर्द की शिकायतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट में इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि पीने के लिए स्वच्छ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने पेयजल आपूर्ति के दौरान पानी के सैंपल लेकर जांच करवाने का आश्वासन दिया। पानी की जो पूरे शहर के अंदर दूषित पानी की समस्या है, इसके खिलाफ अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बाद भी इन लोगों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मजबूर होकर के इस कोरोना काल के अंदर जब घर में रहने के लिए बार बार कहा जा रहा है, उस ऐसे बुरे दौर के अंदर नोहर के तमाम जागरूक लोगों को यहाँ पर चल करके आना पड़ा है और उनको हालात दिखाने पड़े। आपने इस पूरे वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार पूरे वाटर वर्क्स के अंदर गंदगी फैली हुई है, जगह जगह झाड़ जंगाड़ू उखड़े हुए हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि गंदा पानी लगातार हमारे वाटर वर्क्स की डिग्गियों में जा रहा है। अब इसके पीछे जो यहाँ पर ट्यूबवेल बोरवेल लगाए गए थे, उन बोरवेल से बराबर सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो रही, उनको बार बार बीच में बंद भी कर दिया जाता है। उसके पीछे हमारा ये मानना है कि जो बोरवेल को बार बार बंद करके ये प्रक्रिया की जाती है, इससे प्राइवेट बोरवेल वालों को फायदा पहुंचाया जाता है। जब उनका पानी बिकता है तो इन लोगों को जरूर कुछ न कुछ मंथली, हफ्ता या महीना, सालाना कुछ न कुछ इनकी जेब में पैसा आ रहा है। हमें तो इस बार का शक है कि इस मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है। जब इस तरीके की पूरे वाटर वर्क्स में सफाई नहीं हो रही, दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर सरकारें लोगों को स्वच्छ पानी देने के लिए बराबर प्रयास कर रही है, तो वहाँ पर जो सफाई नहीं हो रही है, इसके खिलाफ निश्चित रूप से यहाँ का वाटर वर्क्स का प्रशासन, हमारी तहसील का प्रशासन और हमारे इस क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि, तमाम लोगों को हम जिम्मेदार मानते हैं कि वो शहर के अंदर पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं कर रहे। दूसरी इसमें बड़ी बात ये भी देख रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर जो पानी की सप्लाई है उसमें अनियमितता है। हम 2 दिन से पानी लेने के ऊपर भी संतुष्ट हैं और चुप बैठे हैं, लेकिन 2 दिन से भी जो पानी मिलता है उस पानी में भी कोताही बरती जाती है। शायद उसके पीछे फिर वही कारण निकल करके आता है कि पानी बेचने वालों का कुछ न कुछ मुनाफा उन पानी को खोलने वालों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी पूर्ण रूप से मांग है कि यहाँ पर जो भी पानी सप्लाई किया जा रहा है उस पानी के सैंपल की जांच की जाए और उस जांच को करने के बाद अगर वो पानी दूषित पाया जाता है तो इस विभाग के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और तमाम अधिकारियों को इस मामले में शिकंजे में लिया जाए। अगर ये काम नहीं किया गया तो निश्चित रूप से शहर के लोगों को जहाँ कोरोना की महामारी के अंदर लड़ना पड़ रहा है, वहाँ दूषित पानी पीने से बीमार होने के बाद उनको अपनी जिंदगियों से हाथ धोने की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए हम शहर के तमाम जागरूक लोगों से ये अपील करते हैं कि इस बात के लिए आप एकजुट हो जाइए और इस खिलाफ लड़ना पड़ेगा हमें निश्चित रूप से। अधिकारी कोई सुनता नहीं है, एक्शन को कहे तो वो जयन पर, जयन को कहे तो वो अयन पर डाल करके अपनी बारी से पीछा छुड़ा करके भागते हैं। हम चाहते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों पर निश्चित रूप से वाजिब कार्रवाई हो। अधिकारी नोहर के आदेशानुसार पानी की डिग्गी पहुंचा, वहाँ भीड़ भड़का काफी था, लोगों में रोष था कि नोहर के डिग्गी के अंदर जो पानी आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है, इसकी जांच की जाए। मैंने 2 बोतलें पानी की है, गंदे पानी की भरवाई है, उनकी जांच करवा लेंगे और जो अब ज्ञापन दिया है अभी देने वाले हैं तो वो ज्ञापन लेके सिरमौर जिला कलेक्टर को हम आगामी कार्रवाई हेतु निवेदन करेंगे। लॉकडाउन के बाद से ही जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार रेलवे के इतिहास में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के कदम और रेलगाड़ियों के पहिए इस कदर थम गए हों।
लॉकडाउन के चलते रेल और बस सेवाएं लंबे समय से बंद हैं। भविष्य में लॉकडाउन खुलने के बाद केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार इनका संचालन किया जाएगा। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पिछले 2 महीनों से सन्नाटा पसरा है। स्टेशन पर केवल रेलवे कर्मचारी ही नजर आते हैं। केवल आवश्यक सामग्री के ट्रांसपोर्ट हेतु मालगाड़ियों को ही संचालन की छूट दी गई है। स्टेशन पर साफ सफाई को लेकर भी सजगता दिखाई देती है। रेलवे स्टेशन पर खड़े इंजन व बोगियों को सैनिटाइजेशन के लिए श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर भेजा जा रहा है। भविष्य में रेलवे स्टेशन पर यात्रा करने का अनुभव कुछ अलग ही होगा। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना का खास ध्यान रखा जाएगा। रेलवे स्टेशन के बाहर दशकों से रह रहे लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का समय यहीं गुजारा है, लेकिन इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के कदम और रेलगाड़ियों के पहिए इस कदर थम गए हों। इससे सहज ही कोरोना संक्रमण के प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह कोई सामान्य वायरस नहीं बल्कि वैश्विक महामारी है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से पूर्व बाजार में आने वाले यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी। चारों तरफ चहल पहल का माहौल था। यदि रेलगाड़ियों के संचालन की छूट दी भी जाएगी तो काफी सख्त कानूनों की पालना करनी पड़ सकती है, लेकिन स्थिति को देखते हुए भविष्य में पुराने दिन लौटना लगभग असंभव सा ही प्रतीत हो रहा है। जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से स्टेशन, रेलवे, बस अड्डा सब कुछ बंद पड़ा है। यहाँ पर कोई भी यात्री, कोई भी व्यक्ति बाजार से सिर्फ राशन के अलावा कोई भी नहीं मिल रहा। सब राशन वाले ही ग्राहक आ रहे हैं। पहले तो बाजार में पूरी चहल पहल, सारा दिन बिजनेस व्यापार था। अब इस टाइम सिर्फ किराने वाला ही इक्का दुक्का है, बाकी कोई भी नहीं है। लॉकडाउन के अंदर सरकार ने लोगों को दुकानें खोलने की सहायता दी है, लेकिन कुछ हमारे दुकानदार बंधु जो ऐसे हैं, जैसे कपड़ा है, मणियारी है, जनरल स्टोर है, अदर दुकानें रेडीमेड्स हैं, इनको अभी तक पूर्ण रूप से सुविधा नहीं दी गई। हमारा सरकार से, कलेक्टर साहब से विशेष आग्रह रहेगा, पारदर्शिता देखते हुए इनको भी खुलने की छूट दी जाए। हम लोग राष्ट्र का काम करते हैं, हम लोग इमरजेंसी सेवाओं में आते हैं। हम लोगों को जो छूट शुरू से दी गई हम उनके आभारी हैं, लेकिन हमें भी समय की पाबंदी बांधते हुए लोगों की सेवा की है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज स्टेशन जो हमारा रेलवे स्टेशन है वीरान पड़ा है। हम लोग यहीं बड़े हुए हैं, यहीं खेले हैं, कूदते आए हैं, लेकिन जब देखते हैं तो वहाँ बिल्कुल एक भी तो ट्रेन नहीं आ रही है, नए भी कोई स्टाफ नज़र आ रहा है। स्टाफ जो नज़र आ रहा है वो बेचारा अपने वर्किंग में लगा हुआ है कि उनकी ड्यूटी जहाँ लगा रखी है वो बेचारे वहाँ पे वो पाबंद है। तो सरकार लॉकडाउन देखिए लंबा चलेगा, ये नहीं है भी ये अपने खुल जाएगा, नहीं चलेगा, लंबा चलेगा। ट्रेन खुलने के बाद में भी या बसों को खुलने के बाद में भी पारदर्शिता से इनको समय समय पे पारदर्शी के हिसाब से इनको बसें या ट्रेनें खोलनी पड़ेगी और यात्रियों को उस हिसाब से भेजना पड़ेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।